आप लोगों को लोटा भी कहा गया, लोगों ने गालियां भी दी जो पीटीआई के आपके अपने ही हलके के लोग थे, फॉलोअर्स थे। अगर हमने पार्टी छोड़ दी, पीटीआई छोड़ दी तो हमें लोटा बना दिया गया। जब हम पीटीआई में आए थे मुस्लिम लीग को छोड़ के, उस वक्त हम क्या थे? आप लोगों को भी तो नज़र आ रहा था ना कि ये इतनी करप्शन हो रही है, उस्मान बुज़दार के अलावा कोई और ही सुबह चला रहा है। फराह साहिबा का नाम आता रहा, आप लोगों ने रिपोर्ट भी की। कभी इमरान खान तक आपने ये बात पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल। जो हमारा मंशूर था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे, यानी अब किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली, एक घर भी नहीं बना। साफ जो है बड़े और छोटे के लिए, गरीब और अमीर के लिए मसावी होगा, वो भी नहीं है। रियासत मदीना भी हम नहीं बना सके। अब लोग हमें पूछते हैं 3 साल गुजर गए हैं, आपने किया क्या है? तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने करप्शन की बात की, आपके पास कोई सबूत है? कि करप्शन का ये आलम है कि 10 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आप बताएं कहाँ करप्शन हो रही है, मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप एक्शन क्या लेना है? सीएम ऑफिस में मैंने एक काम 5 लाख रुपए दे के करवाया है। तो मैंने कहा खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा जी बात ये है कि हमने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देने का। तो लोग अब हम कोसते हैं कि कहाँ गई नौकरियाँ आपकी। तो मुझे उन्होंने, उस वक्त कोविड आ चुका था, तो उन्होंने कहा यार आपने कैसी बात कर दी, जाओ कराची जाके देखो, वहाँ मजदूर नहीं मिल रहा। अच्छा। टेक्सटाइल मिलें इतनी चल गई हैं, वहाँ टेक्सटाइल मिल वालों को मजदूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए। तो आप कहते हैं कि आपको लोग कोसते हैं, कहाँ कोसते हैं? अब तो नौकरियाँ सबको मिल गई हैं। अच्छा जी। और उनका कहने का अंदाज़ ही कुछ इस तरह, इतना उन्होंने इस बात पे बुरा मनाया, मैं फिर खामोश हो गया। डांटने के अंदाज में, डांटने के अंदाज में कहा कि जी आप कैसी बात कर दी आपने। तो मुझे सब एमपीज़ ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे बड़ी मुबारकबाद दी। तो 2-3 मेरे बड़े क्लोज थे दोस्त, उन्होंने कहा आज शाम को फिर तेरा इस्तीफा भी हो जाएगा। आप बचे रहे जादू टोनों से? मैं तो अल्लाह का शुक्र है बचा रहा हूँ। आपके तो नहीं घर से हड्डियां शड़ियां मिली? नहीं, आपके अपने बुजरा कहते थे कि भाई हमारे ऊपर जादू हो गए। जो सेक्रेटरीज लग रहे हैं या अफसर की पोस्ट, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो फराग होगी पैसे लेती थी और फिर वो करवाती थी। और ये हकीकत है, जो ताकतवर से ताकतवर मिनिस्टर थे पंजाब के, जो खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, वो भी शायद इतने इफ़ेक्टिव ना हों जितनी फराग होगी थी। जब हमजा शहबाज की नॉमिनेशन हुई तो फिर भी आप लोगों ने उनको ऑप्ट किया, कहाँ से हुई थी वो नॉमिनेशन? ये अदम तमाद की जमहूरी राइट है ना, ठीक। तो वो तो ये तो नहीं कह सकते वो गलत हुआ है। बेशक हमने वोट अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ दिया है, हमने वोट दिया और उन पे फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग भी लगी, हम नहल भी हुए, हमने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। तो ये चीज़ें हैं कि ये उस वक्त तो फिर बंदा सोचता ना कि अब ठीक है जो होगा बाद में देखा जाएगा। बिजली 300 यूनिट मुफ्त कर दी जाएगी, इतना बड़ा वादा। ये वही जमात है, बेशक इसका नाम चेंज हो गया, ये सब वही लोग हैं जो पीटीआई में थे, हुकूमत में रहे 3.5 साल, नहीं डिलीवर कर पाए। अब ऐसा कहाँ से कानून का खजाना आएगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे? देखें अलीम खान साहब हुकूमत में थे तो कैसी हुकूमत है कि जब एक बंदा सीनियर मिनिस्टर भी हो तो अरेस्ट भी हो जाए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत आ जाती है, वज़ीर आज़म कौन होगा? या तो आपस में लड़ पड़ेंगे। बात कह रहे हैं कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, हमारे मसला ही पैसा है। मेरी बात सुने ना, मसला पैसे का हो तो ये आप पिछला बजट निकाल लें, 5000 अरब रुपया तकरीबन चारों सूबों और मरकज़ का डेवलपमेंट फंड है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और बड़े बड़े डिज़ास्टर्स भी करते नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था वो आज कैसे अप्लाई हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया रूज आपका, आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने का। ये डिज़ास्टर नहीं है, ये तो एक पार्टी की, दूसरों के लिए तो डिज़ास्टर ही कर रहे हैं ना। आप इसको डिज़ास्टर कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। दूसरों के लिए? अच्छा, दूसरों के लिए। अच्छा, ये देखें, ये पार्टी सियासी जमात का एक हुस्न होता है कि दोस्त जो हैं वो अपने वक्त के जो हालात हैं देख के, देखिए ये कोई किसी पार्टी के नहीं कि एक पार्टी को किसी ज्वाइन किया तो सारी उम्र उसी पार्टी में गुजार ले। पार्टी में विद इन पार्टी इख्तलाफात, जमहूरियत है ना, इख्तलाफ भी हो गया, कभी बात
कोई ऐसी बुरी लग गई जो कि पार्टी या अगर मेरे दिल में या किसी के दोस्त के दिल में कोई ऐसा है कि वो चाहता है कि पार्टी की जो सिमत है वो सही ट्रैक पे नहीं चल रही, तो उसको ये राइट पहुंचता है कि वो आगाही करे, बताए पार्टी की लीडरशिप को, निशानदेही करे इस बात की। तो ये तो जमहूरियत में तो ये सारा मशावरती अमल चलता रहता है, और फिर इत्तेफाक और इख्तलाफ सारा कुछ जो है ना, ये भी साथ साथ होता रहता है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल में हम देखते हैं कि गुजरांवाला शेखुपुरा की प्रोफाइल में आप शहनशाह शराफत के नाम से मशहूर सियासतदान है कि आपने कभी इख्तलाफात को ज़ातियात तक आने नहीं दिया जो सियासी इख्तलाफात हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, आपने बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे भी लाई, कौन सी ऐसी बात थी जिसने कहा कि नहीं बस अब बर्दाश्त नहीं हो सकता? जी देखें, बात ये है कि सियासत जो है ना, ये एक ऐसा शोबा है कि अगर इसको आप ये समझ लें कि आपने खिदमत खलक करनी है फ़ी सबीलिल्लाह, तो इसका अजर तो अल्लाह की ज़ात देगी। तो फिर आप शराफत अपनाएंगे तो होगा। ये गुंडागर्दी से या सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल से फिर आप खिदमत खलक नहीं कर सकते। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि बीइंग ए मुस्लिम, ये मेरे दीन में भी है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मेरा अच्छा अखलाक हो, मैं लोगों को इम्प्रेस करूँ अपने अखलाक से, अपनी गुफ्तगू से, और दूसरों की इज़्ज़त करूँ, और ऐसे लोग जो बेयार मददगार हैं उनकी मैं मदद कर सकूँ जायज़ तरीके से। ठीक। तो मेरा तो मिशन सियासत में यही है आने का। जिस दिन मैंने सियासत का आगाज़ किया था 87 में, उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने हलके के दोस्तों के जो मसाइल, जायज़ मसाइल हैं, उनको हल करूं तरजीह बुनियादों पे। और आज तक किसी सियासत में इंतकामी कार्रवाई पे मैंने कभी यकीन नहीं रखा। ठीक। और ये मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ अगर किसी ने वोट का इस्तेमाल में अपने इख्तलाफ किया है तो ये उसका बुनियादी हक़ है, राइट है, उसका ज़मीर की आवाज़ है, वो करे। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ। बहरहाल बड़ी माज़रत के साथ आजकल के दौर में, माहौल में इस तरह सर्वाइव करना मुश्किल है, और ये सब कुछ हो रहा है सियासत में, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, किसी को उसका राय का हक़ भी आज़ादी के साथ उसको ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो आप किसी को इस तरीके से को प्रमोट करे, कोई किसी को वोट दे के उसकी सपोर्ट करे, ऐसी ये चीज़ें हैं। लेकिन मैंने, आपने बात की कि आपकी बात की तरफ आता हूँ कि आपने कहा कि ये कैसे एक जो आपने फ़ैसला किया, ये फ़ैसला एक दिन का फ़ैसला नहीं था। ठीक। मेरा और मेरे बाकी जो साथी मेरे साथ दूसरे दोस्त थे जिन्होंने इस बात पे इख्तलाफ किया, सबकी ये थी कि हम जिस मकसद के लिए, जिस मंशूर के तहत हम पीटीआई में आए और जिस क़यादत पे हमने एतमाद किया और जो क़यादत ने वादे किए लोगों के साथ, उस पे एक पे भी अमल ना हुआ। ठीक। और यहाँ तक कि सूबे में करप्शन का बाज़ार गर्म था, गवर्नमेंट की कोई रिटर्न नहीं थी, लोग हमें पूछते थे कि ये क्या हो रहा है। जब हम उस्मान बुज़दार तो अपने हल्के में नहीं जाते थे, उनके बतौर चीफ मिनिस्टर जब वो बन गए तो उनके हल्के के लोग या पंजाब के अवाम की रसाई उन तक तो नहीं थी। ठीक। लेकिन हमारे साथ तो लोगों के मेल मुलाकात उसी तरह थी। जब हम अपने हल्कों में जाते थे, लोगों में बैठते थे, तो वो हमें अब मसाइल बताते थे, हालात बताते थे, और हमें कोसते थे कि आप जिस मकसद के लिए आए थे वो तो आप मकसद पूरा आप नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, लोगों के सवाल तो थे ही, आप लोगों को भी तो नज़र आ रहा था ना कि ये इतनी करप्शन हो रही है, उस्मान बुज़दार के अलावा कोई और ही सुबह चला रहा है, फराह साहिबा का नाम आता रहा, आप लोगों ने रिपोर्ट भी की। कभी इमरान खान तक आपने ये बात पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल। एक दफ़ा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी बात की, मुझे भी मौका मिला। तो मैंने खान साहब को ये बात कही, चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त
उस्मान बुज़ार साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, गवर्नर से सरवर साहब वो भी मौजूद थे, पूरा सूबे के MPs और मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे। तो मैंने बात की थी कि खान साहब मैं आपके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मुझे बहुत मेरे तहफ़्ज़ात हैं कुछ। ठीक। तो चूँकि पार्लियामानी की पार्टी की मीटिंग है और आप पार्टी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कहा जी बताएं क्या तहफ़्ज़ात हैं। तो मैंने कहा कि जी जो करप्शन है ये 10 गुना बढ़ गई है। ठीक। इसी ये तरह आपने सबके सामने की या अलग की? पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में बात हुई, दरमियान में सबके सब सुन रहे थे मेरी बात। अच्छा। और उसके बाद मैंने कहा जी जो हमारा मंशूर था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे, यानी अब किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि एक घर भी नहीं बना। फिर इंसाफ जो है बड़े और छोटे के लिए, गरीब और अमीर के लिए मसावी होगा, वो भी नहीं है। रियासत मदीना भी हम नहीं बना सके। अब लोग हमें पूछते हैं 3 साल गुजर गए हैं, आपने किया क्या है? तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने करप्शन की बात की, आपके पास कोई सबूत है? अच्छा। ये बात की। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं सबूत दे सकता हूँ। फिर तो मैंने उस मीटिंग में कहा कि जी आपके जो MP हैं पब्लिक खां, ये आपके कज़न भी हैं, आपके साथ मियाँ वाली से MPA भी हैं, इससे बड़ा और क्या सबूत है कि इन्होंने पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में एक दफ़ा CM को कहा था कि करप्शन का ये आलम है कि 10 गुना बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कहाँ करप्शन हो रही है, मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप एक्शन क्या लेना है? CM माफज में मैंने एक काम 5 लाख रुपए दे के करवाया है। अब और आप बताएं मैं क्या सबूत दूँ आपको? तो मैंने कहा जी पब्लिक MPA ने 5 लाख रुपए देके CM ऑफिस से काम करवाया। तो मैंने कहा ये और MPA भी वो जो इमरान खान के साथ नीचे MPA थे, ठीक, और उनके फर्स्ट कज़न थे। और उस जब मैंने बात की उस हाल में वो मौजूद थे। और इस पे खान साहब का क्या जवाब था? खान साहब कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाए बस। ठीक, मैं बैठ गया। यानी कि खान साहब के इल्म में हर बात थी, हर बात इल्म में थी उनकी। 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में आप सूबाई वजीर थे। 1-on-1 मीटिंग कितनी दफ़ा हुई खान साहब के साथ? मेरी 1-on-1 एक दफ़ा मीटिंग भी नहीं हुई। एक दफ़ा भी नहीं हुई? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आप नहीं, वजीर वो थे? तो मीटिंग होती थी जब उसमें डिपार्टमेंट भी होता था, चीफ मिनिस्टर भी होते थे। 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई? नहीं हुई। सियासी मीटिंग नहीं हुई? आपको उन्होंने टिकट होल्डर बनाया, आप पे ट्रस्ट किया? नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई। तो आप तहफ़्फ़ुज़ात कैसे पहुँचाते? नहीं, जब मेरी मीटिंग ही नहीं हुई थी, फिर जब देखें अगर वो कैबिनेट में आते थे या डिपार्टमेंट की मीटिंग होती थी तो उस वक्त तो मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता था ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत अब तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। एक दफ़ा मेरी मुलाकात उनकी हाफिज़ाबाद हुई जब वो जलसे पे आए थे। तो CM साहब भी बैठे हुए थे खाने की टेबल पे। अच्छा। तो मैंने कहा खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा जी बात ये है कि हमने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देने का। तो लोग अब हम कोसते हैं कि कहाँ गई नौकरियाँ आपकी। तो मुझे उन्होंने उस वक्त कोविड आ चुका था, तो उन्होंने कहा यार आपने कैसी बात कर दी, जाओ कराची जाके देखो, वहाँ मज़दूर नहीं मिल रहा। अच्छा। टेक्सटाइल मिलें इतनी चल गई हैं, वहाँ टेक्सटाइल मिल वालों को मज़दूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए। तो आप कहते हैं कि आपको लोग कोसते हैं, कहाँ कोसते हैं? अब तो नौकरियाँ सबको मिल गई हैं। अच्छा जी। और उनका कहने का अंदाज़ ही कुछ इस तरह, इतना उन्होंने इस बात पे बुरा मनाया। मैं फिर खामोश हो गया। डांटने के अंदाज में? डांटने के अंदाज में कहा कि जी आप कैसी बात कर दी आपने। अच्छा, आप बतौर सूबाई वज़ीर आपके भी डिपार्टमेंट में बुशरा बीबी या फ़राग होगी साहिबा का कोई इन्फ्लुएंस था? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में तकरीबन नहीं था। कोई कभी कोई सिफारिश नहीं आई? नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सुना उन्हीं की मर्ज़ी से होती नहीं, थी? ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरा डिपार्टमेंट था ही लाहौर तक महदूद। एक ही दफ्तर था, तो वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या होनी है। ठीक। आप लोगों ने जब पार्टी छोड़ी, पहले ग्रुप जो है वो पहले छोड़ गया था, तरीन साहब वगैरह, आप लोग पहले, उसके बाद भी PTI के साथ रहे। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर आया, आप लोगों को लोटा भी कहा गया, लोगों ने गालियाँ भी दी जो PTI के आपके अपने ही हल्के के लोग थे, फॉलोअर्स थे। क्या उस दौरान कोई किस तरह से मैनेज किया प्रेशर को? नहीं, देखें बात ये है कि ये अजीब है मंतक के जी, अगर हमने पार्टी छोड़ दी, PTI छोड़ दी, तो हमें लोटा बना दिया गया। जब हम PTI में आए थे
मुस्लिम लीग को छोड़ के, उस वक्त हम क्या थे। अभी भी उसके बाद हमारे जाने के बाद भी जो लोग शामिल हो रहे हैं वो क्या है, कम से कम फिर म्यार तो एक रखें ना कि जो दूसरी पार्टी छोड़ के आता है, अगर वो पार्टी छोड़ना लोटा है तो जो दूसरी पार्टी छोड़ के आता है इनकी पार्टी में आ जाए तो वो फिर वो क्या है, वो भी लोटा ही है, डबल में आ रहा है। डबल में आ रहा है ना। देखिए बात ये है कि पार्टी छोड़ना या पार्टी में रहना हर बंदे का बुनियादी हक है। वो पार्टी पार्टी पहले इख्तलाफ करे। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने पार्टी में रहते हुए जो मेरी सोच थी, जो मेरे ज़हन में था, जो मेरा ज़मीर कहता था, मैंने वो बातें की और पार्टी की लीडरशिप को की ठीक। और पूरे हाउस में की बैठ के। असम्बली में तो मैं कर नहीं सकता था। और उसका नतीजा आप लोगों को हर वक्त ये डर भी तो लगा रहता था कि आज हमारी वजारत गई। जब मैं बाहर निकला तो मुझे तमाम MPs ने, जैसे बंदा हज से आता है ना वापस तो उसको गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो मुझे सब MPs ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे बड़ी मुबारकबाद दी। तो 2-3 मेरे बड़े क्लोज थे दोस्त, उन्होंने कहा आज शाम को फिर तेरा इस्तीफा भी हो जाएगा। हर टाइम डराया रहते थे और हमें भी यही खबरें मिल रही होती। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर रिज़ाइन होना ही है तो फिर मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये कौन सी बात है। लेकिन बंदे को कम से कम बात तो कम अपने ज़मीर के मुताबिक करनी चाहिए। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक ये आज लोग हर जिससे भी बात करते हैं वो बताते हैं कि खान साहब पे जादू टोने का असर था। बुशरा बीबी ने कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल करके उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाला। आप करीब भी रहे हैं, आप पार्टी के अंदर भी रहे हैं, हक़ाइक़ क्या हैं? नहीं, मैं खान साहब के, इमरान खान के करीब तो नहीं रहा, ना बुशरा बीबी के करीब रहा हूँ। तो मैं तो ज़ाहिर है MP था, वज़ीर था, गवर्नमेंट में था। आप बचे रहे हैं जादू टोनों से? मैं तो अल्लाह का शुक्र है बचा रहा हूँ। आपके तो नहीं घर से हड्डियाँ शड़ियाँ मिली? नहीं, वो आपके अपने बुज़रा कहते थे कि भाई हमारे ऊपर जादू हो गए। नहीं, मेरे पे नहीं कोई हुआ, मैं ऐसे कह दूँ, गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कोई मेरे साथ ऐसा कोई हुआ नहीं हुआ। तो अगर हुआ है तो वो करती थी तो वो उनका आपस में है मामला। सुनता तो मैं भी था। अच्छा। हाँ जी, कि वो खान साहब बहुत ज़्यादा उनकी बात को मानते हैं। जो सेक्रेटरीज लग रहे हैं या अफसर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो फ़राग होगी पैसे लेती थी और फिर वो करवाती थी। और ये हकीकत है कि उस वक़्त वो जो ताकतवर मिनिस्टर थे पंजाब के, जो खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, वो भी शायद इतने इफ़ेक्टिव ना हों जितनी फ़राग होगी थी। क्या वजह है? उनके पीछे कौन सी कोई ताकत थी? कोई ताकत तो मैडम बुशरा ही थी, और क्या ताकत थी? ये इनडायरेक्टली वो मैडम बुशरा का फेस थी बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसे ही था। मेरे तो शिवपुरा की रहने वाली हैं, वो मेरे साथ ही उनका गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं। मैं तो उनकी फैमिली को भी जानता हूँ। तो वो उनका जो आम तासर तो यही था कि वो मैडम बुशरा के बहुत क्लोज़ हैं और सारा उनका जो हुक्म है यहाँ पे मैडम बुशरा का CM ऑफिस में, वो यही है कि इनके मामला पे जो है फ़राग होगी कि इनडायरेक्टली CM वो खुद ही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? कहाँ से आई, कैसे एकदम से? पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है वहाँ पे, बल्कि इनके फैमिली से कोई कभी काउंसलर भी नहीं आज तक हुआ। आप 87 से सियासत कर रहे हैं जी। अपने हलके की। आपने PTI को कब ज्वाइन किया? मैंने 2011 में ज्वाइन किया था। ठीक है, आप इमरान खान को उस दौर से जानते हैं। बुशरा बीबी के आने बल्कि से मैंने पहले, वो जो जलसा लाहौर वाला था उससे पहले ज्वाइन किया था, 11 के से पहले। हाँ। अच्छा, बुशरा बीबी के आने से पहले इमरान खान की शख्सियत और उसके बाद में क्या फ़र्क महसूस हुआ था? देखें बात ये है कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना बनते तो शायद जैसे पहले थे वैसे ही रहते। शायद मैं तो समझता हूँ कि ये PM की कुर्सी में भी कुछ कमाल आता है ऐसे। अच्छा। जब बंदा किसी मनसब पे बैठ जाता है, देखें ना इतना लंबा उन्होंने जदोजहद की, मेहनत की, पार्टी बनाई और लोगों को साथ मिलाया। उनके साथी भी बड़े जो उनके कुर्बानी देने वाले थे वो भी इनके साथ थे। जी, फिर उन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में, बड़ा लंबा धरना था वो भी, और वो भी कामयाब धरना था। ये सारी चीज़ें थी जब वो अपोजिशन में थे। उस वक्त तक उनकी लाइन ठीक थी? तो उस वक्त तक तो वो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते थे, सारा कुछ करते थे।
जब जो ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनकी प्रायोरिटीज ही बदल गई। हाँ जी, सबसे पहले तो उन्होंने अपने दोस्तों को नाराज़ किया, बल्कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई। अब देखें ना, अलीम खां साहब को नैब ने अरेस्ट किया, इनके पीछे भी बुशरा बीबी थी। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी नैब पीछे उनकी जब हुई तो वो तो खैर बर वक़्त वो बाहर निकल गए, बच गए। इसी तरह सब्तान खान साहब है, देखिए उनके ऊपर भी नैब का केस बना। अच्छा, एक चीज़ हमें समझ नहीं आई आज तक, मतलब अपने दोस्तों को तो लोग नवाजते हैं जब किसी पोजीशन पे जाते हैं, मतलब सबके साथ ही एक जैसा सलूक, ऐसी क्या वजह थी? ये वो ही बता सकते हैं कि वजह क्या हो सकती है। बस वो जो उनके किचन कैबिनेट थी उस वक़्त, हाँ जी, गालबन वो शायद उनको ये इस बात पे मजबूर करते होंगे। हाँ जी, किचन कैबिनेट यही लोग थे, सबसे करीबी तो जहांगीर तरीन और अलीम खान थे उनके करीबी। वो तो पहले ही फारग हुए ना, सबसे पहले तो उनको फारग किया उन्होंने, ठीक है ना। तो देखें, बात ये है कि उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद जब अलीम खान साहब मिनिस्टर बन गए, उस कैबिनेट के हिस्सा बन गए, तो खान साहब का फैसला तो उन्होंने मान लिया ना। अगर फैसला ना मानते तो वो मिनिस्टर ना बनते। ठीक है जी। तो जब वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए पंजाब गवर्नमेंट में, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनको आगे चलाना चाहिए था। खान साहब की, अलीम खान साहब की कोशिश थी कि मैं कुछ डिलीवर करूँ सूबे के लिए, मैं कुछ काम करूँ। और 100 डेज़ पे जब उन्होंने प्लान बनाया प्राइम मिनिस्टर ने कि जी 100 डेज़ में वो सूबे की प्लानिंग करें, तो अलीम खान साहब ने उसके कन्वीनर थे। तो जिस तरह उन्होंने मेहनत की, जितना काम किया और जितना उन्होंने हर डिपार्टमेंट की सिमत को दुरुस्त करने की कोशिश की, ट्रैक पे लाने की कोशिश की, प्लानिंग ऐसी अच्छी थी, अगर उस पर बाद में अमल हो जाता तो शायद सूबे के हालात बेहतर हो जाते। सूबे के हालात भी बेहतर होते और खान साहब का भी जो एक ग्राफ है वो ऊपर ही जाना था। तो फिर आपको नहीं लगता कि साजिश हुई है खान साहब के खिलाफ भी, अलीम खान के खिलाफ भी, जहांगीर तरीन के खिलाफ भी, कि इनको दोस्तों को अलग करके लड़वाया गया और फिर मामला ख़राब किए गए? साजिश तो इसको कह लें या जो भी कह लें, लेकिन जो टीम का कप्तान है ना, जिम्मेदारी उसकी है। प्लेयर तो खेलते हैं। अब अगर कप्तान कहता है कि पहला बॉलर ये होगा, बॉलिंग ये कराएगा, तो उसने करनी है। अगर ये कहता है अच्छा उसके पास टीम में बॉलर है, तो वो कहता है कि ये नहीं, आपने करनी नहीं है, तो ये तो कप्तान पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, आज जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है, सज़ा भी हो गई है, वो जेल में भी हैं, लगता है कि ये डिज़र्व करते थे? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जो कुछ हुआ है, देखें तोशा खाना वाला केस तो हकीकत है, ठीक, उसके एसेट्स जो डिक्लेयर करने बनते थे उसी में गए हैं ना जी। और आपको याद होगा कि जस्टिस हफीजुल्लाह रिटायर्ड जस्टिस जो हैं हाफसाबाद, सॉरी कह रहा हूँ, वज़ीराबाद से MNA थे, रिटायर्ड जज भी थे, तो उन पे भी यही था, 62-63 लगी थी और उनको वो नाअहल हो गए थे। अच्छा, एक और मेमोरी मैं चाह रही हूँ कि आप याद कर लें, जब पंजाब में फ्लोर क्रॉसिंग स्टार्ट हुई और डिज़ोल्व होने का मामला हुआ, जब हमज़ा शहबाज की नॉमिनेशन हुई तो फिर भी आप लोगों ने उनको ऑप्ट किया। कहाँ से हुई थी वो नॉमिनेशन, और उसके पीछे भी एक पूरी जो है वो एक एजेंडा था, वो ज़रा स्टोरी बताएं थोड़ी सी। नहीं, मुझे उसका इतना, मैं से जो जिस चीज़ का बिल्कुल आपको इल्म ना हो या आपने अपनी आंखों से ना देखी हो, अभी आपने कहा ना कि मैडम बुशरा की, तो वो तो जो हालात वाक़यात जो मंजर थे वो सामने आ रहे थे फरा गोगी के, तो मैंने वो बता दिया आपको। आपने कहा कि टूने की बात की, जब मुझे हुआ नहीं, मैंने कहा मुझ पर तो नहीं हुआ, तो मैं कैसे कह दूँ, तो मेरे इल्म में नहीं है ये बात। आपने वोट किसके कहने पे दिया था? जी, वोट किसके कहने पे दिया था? वोट तो सारे ग्रुप का फैसला था उस वक्त। आपके ये जहांगीर तरीन ग्रुप का फैसला था, जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गया? जो भी हम लोग आए थे, हमारा सबका फैसला था कि अब हमने नून लीग को सपोर्ट करना है। लेकिन अचानक कैसे इतने खिलाफ थे आप लोग? देखिए, जब एक तरफ हम जिस पार्टी में थे, जब वहाँ हमारी बिल्कुल रसाई ना हुई, निशानदेही करने के बावजूद, अपने तहफ़्ज़ात बताने के बावजूद, जब बात ना सुनी जाए, तो फिर आखिरी जो हरबा होता है वो ये होता है ना कि बंदा
वहाँ से फिर अपने आप को एक साइड पे कर लेता है। ठीक। और अच्छा, सियासत में जब बंदा अपने आप को एक साइड पे करता है तो फिर बंदा होता है कि अब मैं बजाय खामोश बैठने के कुछ ना कुछ तो किया जाए। ये अदम एतमाद है कि जमहूरी राइट है ना, ठीक। तो वो तो ये तो नहीं कह सकते वो गलत हुआ है। ठीक बेशक हुआ। हमने वोट अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ दिया है, हमने वोट दिया और हम पे फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग भी लगी, हम नहल भी हुए, हमने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। तो ये चीज़ें हैं कि ये उस वक्त तो फिर बंदा सोचता है ना कि अब ठीक है जो होगा बाद में देखा जाएगा। आज इलेक्शन हो, जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, तो क्या बनेगा किसी भी जमात का? नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता कि हालात उनके बहुत जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ये मैं अब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। दिन ब दिन दोस्त जो है ना वो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी की बात की आपने, वो तो सिर्फ ये थी कि 16 माह की जो गवर्नमेंट मिली है, अगर ये बेहतर डिलीवर कर जाते, जो आईएमएफ का एग्रीमेंट था जो खान साहब ने किया था, अगर उसकी ये कड़वी शरारतें जो थी ये ओन ना करते तो वो भी मुश्किल था। तो इनको ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है गवर्नमेंट के ऊपर वो था और वो इनको कड़वी शरारतें जो है माननी पड़ी। और चूँकि हमारे लोगों में अवेयरनेस कम है इस बात की, तो वो ये समझते हैं कि जिस दौर में जिसके प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये काम हुआ है ये इसने किया है। ठीक। अच्छा, ये बता दें कि पीटीआई छोड़ने के बाद नून लीग को वोट देने का फ़ैसला किया, उस टाइम लगा कि नून लीग जो है वो निजात दहिंदा हो सकती है, फिर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का ख्याल क्यों आया? नून लीग से किस बात पे इख्तलाफ हुआ था? नहीं, नून लीग के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं कुछ कोई भी हुआ, मैं अभी इख्तलाफ की बात नहीं करता, लेकिन दोस्तों की ज़्यादा ये राय थी कि हमें इंडिपेंडेंट प्लेटफार्म बनाना चाहिए। ठीक। ताकि हम, क्योंकि नून लीग के साथ भी पब्लिक के बड़े गिले शिकवे, जब इन्होंने कड़वे फैसले किए, महंगाई का तूफ़ान और आया, कुछ तो तूफ़ान आ गया पीटीआई की गवर्नमेंट में, फिर जब नून लीग को गवर्नमेंट मिली तो और ज़्यादा बढ़ के कई गुना और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो इनका पॉपुलैरिटी कुछ हुई है मेरी राय के मुताबिक, उसमें यह भी था कि जब नून लीग की गवर्नमेंट में महंगाई का एक तूफ़ान तेज़ी के साथ बढ़ा आगे, तो फिर लोगों का रुख हुआ कि यार ये तो वाकई वही बेहतर थे। ठीक। तो अब लोगों को और उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही ना। ठीक। अगर नून लीग ने भी अपने दौर में 16 माह में महंगाई का तूफ़ान उनके दौर में आया है, पीटीआई की दौर में भी महंगाई का तूफ़ान आया है, गरीब आदमी तो पिस रहा है। ठीक। जिस बंदे को 2 टाइम की रोटी मैसर ना हो, तो अब नई जमात बनाने का मकसद भी यही है कि कम से कम हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, लोगों को बताएं, अपना मंशूर दें और बताएं गरीब आवाम को कि हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम इस मंशूर के तहत आपके हालात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपके मंशूर पे भी बात करते हैं, 1 साल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? देखें, अब उम्मीद तो है कि टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे। लग नहीं रहा कि आपको उम्मीद है। नहीं, मुझे तो उम्मीद है। अच्छा, ये बताएं कि आपके मंशूर में बड़ी 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। एक तो बिजली 300 यूनिट मुफ्त कर दी जाएगी। इतना बड़ा वादा, ये वही जमात है, बेशक इसका नाम चेंज हो गया, ये सब वही लोग हैं जो पीटीआई में थे, हुकूमत में रहे 3.5 साल, नहीं डिलीवर कर पाए। अब ऐसा कहाँ से कानून का ख़जाना आएगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे? देखें, बात सुने, बात ये है कि ये वही लोग थे जो पीटीआई में रहे, लेकिन हुकूमत में नहीं रहे। ये तो अब आप बात नहीं, कर रहे उस वक्त भी नहीं थे ना, जब बेबस बंदा हो। तरीन साहब हुकूमत में थे, अलीम खान साहब हुकूमत में थे। तो कैसी हुकूमत है कि जब एक बंदा सीनियर मिनिस्टर भी हो तो अरेस्ट भी हो जाए? फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी बेबसी है। अब वो आप ये नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे। तो बात रही कि अब ये इंडिपेंडेंट हैसियत से अपनी एक जमात बना के पार्टी की सरपरस्ती कर रहे हैं दोनों, तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि देखें, आप कहते हैं ये कैसे मुमकिन होगा। मैं समझता हूँ कि बंदे के अंदर विल होनी चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, उसकी सिमत दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक। अगर ये चीज़ें हैं, चारें चीज़ें,
चारों चीज़ें अगर एक बंदे में हैं तो कोई ऐसी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत आ जाती है, वज़ीर आज़म कौन होगा? या तो आपस में लड़ पड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे आपस में, क्यों लड़ेंगे? कौन होगा वज़ीर आज़म? जहांगीर तरीन साहब होंगे। तो अलीम खान साहब क्या करेंगे? खान साहब का फैसला भी जो पार्टी कर लेगी वो हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब को एक्सेप्ट कर लेंगे अलीम खान साहब सारे बतौर करेंगे, वज़ीर आज़म? क्यों नहीं करेंगे? ये डिसाइडेड है पहले से? क्यों नहीं करेंगे? मतलब अच्छा, उसमें इख्तलाफ क्या है? किसने कहा आपको कि इस बात का है आपस देखें में? दोनों इक्वल लेवल के नहीं, इक्वल लेवल लीडरशिप है। देखें, खान साहब प्रेसिडेंट है पार्टी के, तरीन साहब चेयरमैन है, ठीक। तो एज में भी सीनियर है, बुजुर्ग भी है, तो उनकी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन है। एक पहले तो खान साहब से भी पहले बहुत भी अच्छी थी, थी, खान साहब से भी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी पहले दोनों भी की। थी, लेकिन खान साहब ने तो फिर आके सारा हर चीज़ ही चेंज कर दी ना, इमरान खान ने आके, तो वो तो उनकी सोच है ना। ठीक। तो ये आपस में मशावरत के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अच्छा, लास्ट वो वाली बात का जवाब दे दें कि ये 300 यूनिट फ्री करने के लिए कानून का ख़जाना कहाँ से आएगा? हमारे मुल्क में इस टाइम माशी सूरत हाल आपके सामने है कि IMF के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। देखें, बात अलीम खान साहब ने पार्टी की मीटिंग में बात की है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उस मद में हम पैसे बढ़ाएंगे, हम वहाँ से इसको सपोर्ट करेंगे, बिजली के बिल की वहाँ से देंगे। ठीक। जैसे अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को पैसे मिल रहे हैं ना, जी, इस हालात में मिल रहे हैं, रुके तो नहीं है। तो अगर वो 450 अरब रुपये इस वक्त है, उसको हम 10,000 अरब कर लेंगे, 1100 अरब कर लेंगे, 1200 अरब कर लेंगे, और बहुत सारे ऐसे हेड्स हैं जिनको आप मतलब डेवलपमेंट की बात अगर कर लें पूरे मुल्क की, चारों सूबे और वफाक की, तो तकरीबन महज 5,000 अरब रुपया लगता है। ठीक। तो अगर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए आप 5,000 अरब से 600 अरब रुपया भी निकाल लें तो फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। ठीक है, आपके मंशूर में कोई एक और आप ऐसी इसलिए बात? कह रहे हैं कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, हमारे मसला ही अभी मुझे- पैसा है। मेरी बात सुने ना, मसला पैसे का हो हाँ। तो ये आप पिछला बजट निकाल लें, 5,000 अरब रुपया तकरीबन चारों सूबों और मरकज़ का डेवलपमेंट फंड है, तो फिर मसला तो ना वो हुआ। तो कर्ज लेके कर रहे हैं ना बजट। तो 600 अरब रुपया अगर हम कर लेंगे इस पे 300 यूनिट में, तो हर घर में तकरीबन 10 से 15,000 रुपया मंथली उसको बचत होगी गरीब आदमी को। तो जब वो सेविंग करेगा तो वो कम से कम अपने बच्चों को रोटी खिला सकता है 2 चले, टाइम। मैं आपके इस मंशूर की इस वाले पॉइंट से एग्री ज़रूर करती हूँ, लेकिन एक मशवरतन एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हम बिजली फ्री देना शुरू कर दें ना, तो हमें हर घर में AC कमरे बंद भी होंगे, घर बंद भी होंगे, AC वाले को बिजली मिलेगी नहीं फ्री। 300 यूनिट तक बहुत कुछ चल जाता है। 300 यूनिट तक जो 5 महले का घर है ना, वो दो पंखे चला ले, 2 बल्ब चला ले, 300 यूनिट हो जाता है। अच्छा, आपके AC मंशूर में, एक घंटे के लिए नहीं चला सकता वो। आपके मंशूर में कोई और ऐसी बात जो कि हमारे आपको मंशूर लगता में है, different? हमारे मंशूर में है कि हमने ज़री ट्यूबवेल जो है 12.5 एकड़ तक उनके बिल भी गवर्नमेंट अदा करेगी। हमारे मंशूर में है कि मोटरसाइकिल वाले को आधी कीमत में पेट्रोल देंगे। हमारे मंशूर में है कि हम हर यूनियन काउंसिल पे डिस्पेंसरियों को क्याम करेंगे ताकि गरीब आदमी जो है, गाँव के लोग जो हैं, फौरी तौर पर फर्स्ट एड लेने के लिए अपने यूनियन काउंसिल में जाकर डिस्पेंसरी में जाएँ। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। हमारे मंशूर में ये है कि हम एजुकेशन और हेल्थ जो सेक्टर जो दोनों हैं डिपार्टमेंट, हम फ्री जो इलाज होगा। एनीवेज मंशूर तो आपका मैंने पढ़ा है और बड़ा पॉजिटिव है, और ये बहुत मिलता जुलता है PTI के वही पुराने मंशूर से। अहम चीज़ ये है कि इस पे अमल दरामद कितना हो सकता है। लास्टली, आप क्योंकि खुद पेट्रोल का बिजनेस भी करते हैं, तो ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती रहेंगी या कहीं पे कमी भी आएगी? देखें, बात ये है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मौका दे, और जो मंशूर IPP ने दिया है कौम को, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी गारंटी से बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंशाल्लाह IPP की क़यादत इस मंशूर पे अमल करेगी और इंशाल्लाह गरीब आदमी को एक दफ़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, मुझे मौका दिया, और मेरे जज्बात जो है ना वो, ताकि हमारे दोस्त, हालांकि बहुत सी बातें आप छुपा गए, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियां खालिद महमूद मौजूद थे। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लीडरशिप में हैं, और अब एक मरतबा फिर से हमें ये उम्मीद दिला रहे हैं कि अगर इनकी जमात हुकूमत में आती है तो शायद पाकिस्तान के गरीब आदमी के हालात बदल जाएंगे।